वॉचिंग प्रोग्रामर्स को। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें ये देखेंगे कि हम लोग पाइथन के न्यूमेरिकल या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिज़ाइन किया है और इसको हम लोग एक करके देखेंगे। टॉप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन भी मैं करता जाऊँगा और मैं समझाता जाऊँगा, तो इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम इन पाइथन। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आइडेंटिफायर सही नहीं है, यानी वेरिएबल बनाते समय किसका हम यूज़ नहीं कर सकते इनमें से। तो देखिए, फर्स्ट नेम में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्कोर यूज़ हुआ है, अंडरस्कोर स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो तीसरा वर्ड है वो यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। सेकेंड अंडरस्कोर नंबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू यूज़ हो रहा है, टू जो है नंबर है जो कि अलाउ नहीं है, यानी वेरिएबल बनाते समय हम टू का यूज़ यानी किसी भी नंबर का यूज़ हम नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। लास्ट में कर सकते हैं बट स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट 1, इट इज़ पॉसिबल, बट 2 स्टूडेंट या 1 स्टूडेंट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें वाइल जो है ये भी तो नहीं यूज होगा, बट अगर आप ध्यान से इसको देखो तो वाइल जो है यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, कैपिटल है, जबकि वाइल जो हम लोग लिखते हैं पाइथन में वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से हम वाइल को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? सी को, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड होगा, ये सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर नॉट अलाउड है, इसको मतलब ये आप ध्यान रखिएगा, इनवैलिड है। ठीक है, चलिए, विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए क्या करेक्ट होता है? जैसा कि हम लोग को पता है कि पाइथन में हमारे पास 4 डेटा टाइप्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, जिसमें कहते हैं लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। जिसमें आपको पता है डिक्शनरी जो होता है वो की वैल्यू के पेयर के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की एंड वैल्यू। की मतलब जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी वैल्यू जो होती है वैल्यू पेयर। ईच ऑफ द कीज विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। ठीक है, यानी की जो होनी चाहिए वो डिक्शनरी में क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, करेक्ट हमें बताना है। ठीक है, दूसरा क्या है? ईच द वैल्यू इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। वैल्यू यूनिक नहीं होता, बट यहाँ पर की क्या होता है? यूनिक होता है। आगे क्या पूछ रहा है? वैल्यूज इन द डिक्शनरी आर इम्यूटेबल, यानी क्या हम डिक्शनरी को चेंज नहीं कर सकते एक बार बनाने के बाद? तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है हमें वो मिल रहा है सेकंड, ईच ऑफ द की विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, यानी की जो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। बट यहाँ पर जो पहला है जिसमें लिखा हुआ है डिक्शनरी इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ की एंड वैल्यू, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऑर्डर्ड फॉर्म में ही हो की, आप अनऑर्डर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। बट यहाँ पर जो मेन आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड होगा, जिसमें की जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, इसको ध्यान रखना है। वैल्यू ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है, वैल्यू यूनिक नहीं होता, बट यहाँ पर की क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी ये। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि पाइथन में लिस्ट के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, लार्ज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। टपल में हम इसको पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के लिए कुछ नहीं होता, और डिक्शनरी यहाँ पर क्या? कर्ली ब्रेस का यूज़ करते हैं। तो यानी लिस्ट का यूज़ यहाँ पर हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं है, लार्ज ब्रैकेट नहीं है, तो ये क्या बना? टपल। इसका मतलब ये जो आंसर होगा, ये बना क्या है, लिखा क्या है? 1342 पूजा, 45,000 और सेल्स, ये जो वैल्यू पड़ी हुई है इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ टपल, इट मीन्स टपल है ये। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्शनरी फंक्शन वी यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी फाइल। ठीक है, अब देखिए बाइनरी फाइल में डेटा राइट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बाइनरी में राइट करने के लिए हमारे पास पहला तो मेथड कौन सा है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने नोटपैड यहाँ पर ओपन कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है पिकल मॉड्यूल। क्या नाम है? पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल के पास टोटल बने बनाए हमारे पास 4 फंक्शन है, जिसका काम है बाइनरी नंबर पे यानी पिकलिंग अनपिकलिंग करना, यानी सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन करना। इसमें हमारे पास एक फंक्शन है डंप नाम का, एक नाम का है लोड नाम का। ठीक है, ऐसे ही डंप्स नाम का फंक्शन भी बना है, और ऐसे ही लोड्स नाम का फंक्शन बना है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझाएं तो डंप जो है एक ऐसा फंक्शन है जो डेटा को यानी ऑब्जेक्ट को, पाइथन के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में। तो जब भी डेटा सेव करना होगा तो हम यूज़ करेंगे डंप, और लोड करने का मतलब होता है डेटा रीड करना। इसका मतलब
बाइनरी फॉर्म जो हमने स्टोर किया उसको फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट पिकल हमारे पास क्या है, मॉड्यूल है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जिसके अंदर दो मेथड है, डंप लोड, डंप्स और लोड्स। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो इसका होता है। हम फाइल में डेटा को यानी ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्म में रखना चाहते हैं इसका यूज़ करते हैं, और अगर फाइल से डेटा को मुझे ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाना है यानी बाइनरी से फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाना है, कन्वर्ट करना है, तो लोड फंक्शन में होता है। ये याद रखिएगा क्योंकि इस पूरे सीरीज़ में हमें कई बार पिकल मॉड्यूल पे हम काम करेंगे और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब आपको आंसर मिल गया होगा। व्हिच आर द फॉलोइंग फंक्शन वी यूज टू राइट डेटा इन अ बाइनरी फाइल इज डंप, यानी डेटा को बाइनरी फाइल में राइट करने का कौन सा तरीका होगा, डंप मेथड होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा सी। अब बात आती है व्हिच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है उसको हम रिप्लिकेट यानी बार बार लिखना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिप्लिकेशन पूछ रहा है यानी कॉन्केटिनेशन नहीं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टार सिंबल, यानी स्टार सिंबल का यूज़ हम कर सकते हैं। कैसे, मतलब देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू हेलो। अगर मैं प्रिंट कराते समय इसको ऐसे लिख दूँ S1 इंटू 2, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ध्यान से देखिए आउटपुट क्या आया, हेलो इंटू हेलो, मतलब दो बार हमने कहा, स्टार का मतलब वो रिप्लिकेट हो गया। रिप्लिकेट मतलब कि S1 की जो वैल्यू थी हेलो वो दो बार हो गई। अब जितनी बार आप इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट क्लियर हो गया होगा S1 इंटू 5, इंटर करिए, देखिए 5 बार क्या हुआ, हेलो प्रिंट हुआ। इसी को बोलते हैं रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा सिंबल, यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टार सिंबल यानी मल्टीप्लाई सिंबल। ठीक है, तो ये आंसर होगा सी। अब बात आती है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जनरेट्स एन इंटीजर। ठीक है, अब इसमें देखिए यूनिफॉर्म नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, रैंड आईएनटी और रैंडम दो फंक्शन है जिन पे हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, रैंडम पे। रैंडम एक ऐसा फंक्शन है जो रैंडम मॉड्यूल के अंदर पाया जाता है, जो हमेशा वैल्यू जो देता है 0 से लेके 1 के बीच में देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो रैंडम फंक्शन है वो जो वैल्यू देता है कैसे देता है, रैंडम हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू देता है। तो अगर ये 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू देगा, इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, यानी 0.1, 0.5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट में वैल्यू देगा, इंटीजर नहीं देगा। तो मेरे पास बचा कौन, फिर एक ही फंक्शन बचा जिसका नाम है रैंड आईएनटी। रैंड आईएनटी एक ऐसा फंक्शन है जो रिजल्ट, इसका आंसर सही आंसर होगा रैंड आईएनटी, जो क्या करता है, रैंडम इंटीजर लाता है, लेकिन बिटवीन द वैल्यू। अगर आपने लिख दिया 1 to 10, इसका मतलब है 1 से 10 के बीच में ही सारे नंबर्स जनरेट करेगा। बट यहाँ रैंडम क्या करता है, रैंडम हमेशा 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू रिटर्न करता है। इसका मतलब ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, फ्लोट वैल्यू देता है, यानी डबल वैल्यू देता है, जबकि रैंडम आईएनटी क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर यानी यूज़ क्या होगा, रैंड आईएनटी। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सर्च करके बनाए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप केयरफुली जो है सॉल्व करिएगा और जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसा रहा आपको क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है, कंसिडर द टपल इन पाइथन डेज। अब एक पाइथन नाम में टपल बना हुआ है जिसका नाम है डेज, जिसके अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा हुआ है। कह रहा है आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट। ध्यान सुनिएगा, इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो पता करना है। तो डेज ऑफ वन, डेज ऑफ वन मतलब ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो 1 इंडेक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस में आ जाएगा, सही है, यानी वैलिड है। अब बात है डेज 2, ठीक है, बिल्कुल सही है, 0 1 2 सही है, ट्यूसडे आ जाएगा। बट यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया। अब आप कहेंगे इसमें कहाँ गड़बड़ है, डेज ऑफ 0 पर वेंसडे डाल रहा है, यानी 0 पर वेंसडे डाल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि वेंसडे तो तब डाल सकते थे क्योंकि टपल जो है आप चेंज करने की कोशिश करो, और टपल कैसा है, इम्यूटेबल नेचर है, यानी उसके डेटा को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सी होगा, यानी थर्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है इनवैलिड पता करना है और ये हम टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते एक बार बनाने के बाद। अगर ये लिस्ट होता तो ये पॉसिबल होता, बट यहाँ टपल है इस वजह से यहाँ पॉसिबल नहीं। और टपल कैसे पता चला, ब्रैकेट लगने की वजह से। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एंड लास्ट में क्या है, ये तो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लिस्ट मतलब टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये भी सही है। तो इनवैलिड कहाँ पे हुआ, इनवैलिड हुआ थर्ड सेक्शन। ठीक है, चलिए भाई आती है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉलोइंग कोड। फॉलोइंग कोड क्या है, T1 एक टपल है जिसकी वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6, ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, T1 और इंडेक्स ऑफ 4। अभी पूछ रहा है कि T1 इंडेक्स ऑफ 4, फोर्थ का इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, एक तरीके से यानी इंडेक्स एक ऐसा फंक्शन है जो ये बताता है कि अगर इसमें एलिमेंट मिलेगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो चलिए भाई 4 कहाँ पर है, 0 1 2, इट मीन्स आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फोर्थ मतलब ये पूछ रहा है 0 1 2 3 4, 4 का मतलब ये है, फोर्थ नंबर नहीं है, एक्चुअली में इंडेक्स पूछ रहा है इस वैल्यू का।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये 4 इंडेक्स नहीं है, ये वैल्यू है। इस वैल्यू का इंडेक्स पूछ रहा है, तो 0 1 2, इसका मतलब 4 कहाँ पर होगा, 2 पर है। इसका मतलब इसका रिजल्ट जो होगा, आंसर होगा, क्या होगा, लास्ट होगा, ना ही 4 ना ही 5 ना ही 6, इसका आंसर इज 2। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेल और सीक। टेल और सीक ऐसा फंक्शन है जो रैंडम एक्सेस के लिए यूज किया जाता है फाइल में। टेल का यूज हम करते हैं ये पता करने के लिए कि हमारा कर्सर फाइल की किस पोजीशन पे है ये बताने के लिए। बिगिनिंग में है तो 0 देता है, करंट पोजीशन पे है तो 1 देता है, और लास्ट में है यानी एंड ऑफ फाइल पे है तो 2 देता है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फंक्शन करेगा क्या। तो चलिए देखते हैं टेल क्या करता है। टेल्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल, tells the name of the file, move the current position of the file, it change the file position if allowed. No, sorry, इसमें क्या होगा, सारा आंसर गलत है, केवल पहला आंसर सही है, क्योंकि क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। हाँ ठीक है, करेक्टली मैचिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो टेल्स द करेक्ट पोजीशन विद इन द फाइल, यानी कर्सर जहां पर भी होता है उसकी करंट पोजीशन रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। चलिए फंक्शन सीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। टेल और सीक दोनों यूज होते हैं रैंडम एक्सेस के लिए। रैंडम एक्सेस मतलब होता है कि फाइल में किसी भी जगह से अगर हमें डेटा एक्सेस करना है तो हम इसके लिए यूज करते हैं रैंडम, ठीक है। सीक का क्या यूज है, सीक का यूज करते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। यानी कर्सर अगर स्टार्टिंग में है तो मुझे बीच में या लास्ट में, बिगिनिंग में या लास्ट में अगर मुझे पहुंचाना है, या लास्ट में कर्सर है मुझे बिगिनिंग में पहुंचाना है, तो उसके लिए यूज करते हैं सीक। यानी एक तरीके से मैं कर्सर को फाइल के किसी भी पोजीशन पे पहुंचा सकता हूँ। क्या मतलब है, जैसे सपोज करो कर्सर अगर मान लो यहाँ पे है, इसे बिगिनिंग बोला, और ये क्या है, इंड है, और ये क्या है, करंट पोजीशन है। तो अगर कर्सर यहाँ पे है, इसका मतलब करंट पोजीशन है, मिडिल में कहीं पर हो सकता है, ये है 0 इंडेक्स, मतलब 0 पोजीशन पे है, और ये लास्ट इंडेक्स पे है। तो मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना है तो उसके लिए यूज करते हैं सीक। तो क्या कह रहा है, करेक्टली पता करना है। टेल द करंट पोजीशन, रॉन्ग। इंडिकेट द नेक्स्ट रीड और राइट ऑकर फ्रॉम द पोजीशन इन फाइल, गलत। Determine if you remove the file position or not, move the current file position to a different location at a defined offset, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ से हम कहीं भी इसको हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसका मतलब ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा क्या होगा, लास्ट पोजीशन होगा। मूव द करंट फाइल पोजीशन टू अ डिफरेंट लोकेशन एट अ डिफाइंड ऑफसेट, मतलब जहाँ पर भी हम चाहें उस जगह से करंट पोजीशन से कहीं भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सिंटैक्स क्या होगा ये भी मैं बता दूं, थोड़ा सा आप लोग तैयार होते जाइए। सीक में हम लोग सबसे पहले बताते हैं ऑफसेट, ऑफसेट एंड देन देते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब कहाँ से कहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूँ सीक ऑफ 10, लिखा 10 कॉमा 0, 0 मतलब हुआ बिगनिंग, तो बिगिनिंग से 10 करेक्टर ये क्या करेगा, 10 बाइट ही मूव कर जाएगा। अगर मैं लिखूँगा 1 तो करंट पोजीशन जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ से 10 करेक्टर, और अगर मैं लेता हूँ 2 इसका मतलब फाइल के एंड ऑफ फाइल से ये 10 करेक्टर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई ये है सीक फंक्शन, और आई होप आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, लास्ट होगा। मैंने बोला है पहले कि मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो आपके ये दोनों काम आएगा, केवल क्वेश्चन कराना मकसद नहीं है। आइए जरा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन अ फाइल temp.txt इन रीड मोड ओनली। ध्यान सुनिएगा, इसमें रीड ओनली मोड में कह रहा है। तो चलिए भाई ओपन फंक्शन हम यूज़ करते जनरली, ठीक है, text.tr। काफ़ी लोगों को ये पहला ही आंसर सही लग रहा होगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड। सेकंड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सी कोलन के बाद डबल स्लैश लगाना जरूरी हो जाता है। कई बार ये हमारा सिस्टम क्या करता है, एरर जनरेट कर देता है, यहाँ पे सिंगल कोड में नॉट फाउंड बता देता है। तो मुझे क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर है एक्चुअली में, क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर की मीनिंग को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल स्लैश, क्योंकि स्लैश कमांड प्रॉम्प्ट में रूट डायरेक्टरी के लिए डिनोट होता है, इसी वजह से यहाँ पर सी कोलन के बाद डबल स्लैश लगाना जरूरी है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, और ये सब तो आपका पहले ही गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ आर प्लस है, क्योंकि रीड प्लस राइट दोनों हो जाएगा, रीड प्लस राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। बचा आपके पास 2 ही ऑप्शन, इनमें कन्फ्यूजन आप लोगों को पहले में हुआ होगा, बट आंसर क्या होगा, सेकंड। आप करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, ये पूछ रहा है अपेंड मोड में करने के लिए। अब देखिए किसी फाइल को काम करने के लिए 3 मोड एक्चुअली में होते हैं, रीड राइट अपेंड, और एक रीड राइट मोड, एक राइट प्लस मोड, कई सारे ऐसे मोड होते हैं। बट हम लोग यहाँ पर पूछ क्या रहा है, अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब क्या होता है, जिसमें कंटेंट जो पहले से पड़ा हुआ है वो पड़ा रहे, हम उसमें नया ऐड भी कर सकें। यानी जैसे मेरे पास एक फाइल है, सपोज ये मैं फाइल पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसको अपेंड मोड में खोलूंगा तो मेरा जो डेटा है इसके आगे यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल, यानी कर्सर हमारा जो होगा यहाँ पर रहेगा और यहाँ से न्यू डेटा राइट करना शुरू करेगा। बट अगर इसी को मैं राइट मोड में ओपन कर लूँगा तो इसका जो पूरा डेटा है यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिलीट हो जाएगा, और न्यू फाइल यानी एक तरीके से इसको डिलीट करने के बाद नई फाइल से राइट करना शुरू करेगा।
तो मैंने बोला अपेंड मोड में कैसे करेंगे, तो अपेंड मोड के लिए हम यूज़ करते हैं ए, और यहाँ पर देखिए जरा टेम्प फाइल को ओपन करना है, c:\temp.txt ए, यानी इसमें आंसर जो होगा पहला होगा, ये होगा अपेंड मोड। ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which of the following command can be used to read n number of character from the file using the file object? नंबर ऑफ करेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, रीड द नंबर ऑफ करेक्टर, एन नंबर ऑफ करेक्टर, यानी 10, 20, 5, 10, 20 जितने करेक्टर आपको रीड करने हो, अगर ये करना हो तो क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम है रीड फंक्शन, लेकिन उसके अंदर हमें आर पास करेंगे, मतलब नंबर ऑफ करेक्टर। अगर हम नंबर ऑफ करेक्टर नहीं पास करते हैं तो क्या करेगा, एक बार में जितना भी करेक्टर इससे पॉसिबल हो पाएगा उतना ही, मतलब एक बार में पूरा पूरा डेटा क्या करेगा, रीड कर लेगा। ठीक है, तो अगर आप रीड के साथ कुछ नहीं पास करते तो ये पूरी पूरी फाइल रीड कर लेगा, और अगर एन पास करेंगे तो नंबर ऑफ करेक्टर रीड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है, अगर मान लो हम इसको ऐसे भी देखना चाहें तो मेरे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो फंक्शन होगा मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ करना है रीड, और रीड के अंदर अगर आपने करेक्टर दिया 10 तो 10 करेक्टर रीड करेगा, अगर आपने एक भी नहीं दिया तो ये पूरी पूरी इंटायर फाइल पूरी कंप्लीट डेटा को रीड कर लेगा। ठीक है, चलिए भाई तो ये हो गया, इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा, फाइल डॉट रीड। नेक्स्ट आता कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ फाइल। ये देखिए उसका आंसर आपको मिल ही गया है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर पूरे डेटा को मुझे अगर एक बार में रीड करना है तो क्या यूज़ करेंगे, तो टेम्प फाइल डॉट रीड, यानी ये वाला जो है लाइन यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, करेक्टर बाय करेक्टर रीड होगा, इससे एक लाइन रीड होगा, इससे जितनी लाइन्स होंगी लाइन बाय लाइन रीड होगा, लेकिन अगर आपको पूरी फाइल रीड करना है एज अ स्ट्रिंग, ये देखो लिखा ना फाइल एज अ स्ट्रिंग, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेकंड, यानी यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, रीड फंक्शन यूज। नेक्स्ट फंक्शन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स इन अ फाइल। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग लाइन्स है, इसके पहले क्या पूछा था, स्ट्रिंग फॉर्म में पूरा, इसके पहले क्या पूछा था, नंबर ऑफ कैरेक्टर। अभी देखिए अब तो ये समझ में आ ही गया कि इसका ऊपर और नीचे वाला तो नहीं है होने वाला है, अब बचा क्या, तो रिमेनिंग लाइन्स इन अ फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूज टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स, लाइन्स लिखा हुआ है, लाइन नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, रिमेनिंग लाइन्स, लाइन्स मतलब सारी लाइन्स की बात कर रहा है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, रीड लाइन के बजाय क्या यूज़ करूँगा, रीड लाइन्स, यानी टेम्प फाइल डॉट रीड लाइन्स क्या करता है, पूरी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करके एक लिस्ट फॉर्म में रिटर्न कर देता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो रीड लाइन अगर करोगे तो केवल एक फाइल रीड करेगा, एक लाइन रीड करेगा, अगर रीड लाइन्स करेंगे तो जितनी फाइल में लाइन्स हैं वो सारी सारी डिलीट करके हमें रिटर्न कर देगा। ठीक, लास्ट होगा which of the following is false regarding the opening modes of a file? When you open a file for reading, if the file not exist, an error occur। ठीक है, तो कह रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, फॉल्स, तो पहला तो सही है, यानी ये गलत नहीं है, यानी अगर हम फाइल को ढूंढते हैं, रीड मोड में ओपन करते हैं, अगर फाइल नहीं होती तो ये क्या जनरेट करता है, एरर जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है, ओपन फंक्शन। ठीक है, कैसे लिखते थे हम लोग, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं फाइल इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे लिखते हैं फाइल का नाम, जैसे मैंने लिखा e.txt, एंड यहाँ पे क्या लिखा, रीड मोड आर, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया c:\e.txt, इसका मतलब सी ड्राइव में जाएगा, a.txt फाइल को रीड करेगा, अगर ये फाइल नहीं मिलती तो ये एरर जनरेट करेगा, और मिल जाती है तो उसको फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो पहला तो हो गया सही क्योंकि एरर जनरेट करता है। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द प्रोग्राम विल ओपन ए न्यू एम्प्टी फाइल। रॉन्ग है, ये हमेशा कहाँ होता है, अपेंड मोड में या राइट मोड में, अगर फाइल नहीं मिलती तो उसको एक नई फाइल बना देता है। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, ये भी सही है। When you open a file for writing, if the file exists, the existing file is overridden with the new file, ये भी सही है। इसका मतलब गलत कहाँ पर है, तो ये वाला गलत हुआ, क्योंकि ये पहला, तीसरा, चौथा ये सब सही है, गलत कौन सा है, ये, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। अब बात आती है विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू यूज बिल्ड इन फंक्शन डम्प। मैंने पहले ही बताया था, डम्प फंक्शन कहाँ पर होता है, पिकल मॉड्यूल के अंदर। तो पिकल मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पिकल, अभी आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे पिकल मॉड्यूल, तो ये आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए मैथ प्लस और CSV, CSV का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा, TSV भी एक होता है, टैब सेपरेटेड वैल्यू, और CSV होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है सीधे डायरेक्ट जो है, तो आपको याद होना चाहिए CSV और TSV। ठीक है, तो CSV एंड TSV। ठीक है, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एंड TSV मतलब टैब सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका आंसर होगा Which of the following function is used to write data in binary mode? बिल्कुल सही है आंसर है। आपको पता है बाइनरी मोड में डेटा राइट करने के क्या तरीके को, डंप होगा। ठीक है, डंप हमने पढ़ाया था, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, पिकल मॉड्यूल सबसे पहले बताया था डंप और लोड।
दो फंक्शन है, इसमें से कौन सा फंक्शन आंसर होगा? डंप, यानी सी आंसर होगा। टू गेट बाइट पोजिशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ध्यान सुनिएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल फंक्शन यूज्ड इज, कौन सा ऐसा फंक्शन है? टेल फंक्शन है जो यूज़ करता है, ये काम करता है। तो टेल और सीक दो फंक्शन थे, जिसमें से टेल फंक्शन क्या करता है? ये बताता है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, ये बताने का काम कौन करता है? टेल फंक्शन करता है। ठीक है, चलिए, तो बिगिनिंग ऑफ द फाइल से टेल फंक्शन बताएगा कहाँ पर हूँ। अब इसका आउटपुट देखना है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, लाइन है जिसमें लिखा है फन विद पाइथन और प्रिंट कर रहा है नेम ऑफ 5,-1, ये कम मिसप्रिंट हो गया, एक्चुअली में नेम की बजाय यहाँ पे लाइन होगा, लाइन में डेटा पड़ा हुआ है। तो फन विद पाइथन और लाइन को कह रहा है कि 0 से, देखो अब ये स्लाइसिंग इससे बोलते हैं, तो 0 से लेकर 5 तक जाना है और वो भी पीछे से, -1 का मतलब है पीछे से, तो 0 से 5 का मतलब हुआ 0 1 2 3 4 5, 5 मतलब आई तक, ठीक, यानी इंडेक्स तक चलेंगे, क्योंकि हम 0 से चलेंगे 5 तक, इसका मतलब 0 से लेकर 4 तक जाएंगे। ये 5 का मतलब क्या होगा? 4, एक कम तक चलता है, तो 0 से अगर हमें कुछ नहीं मिला है इसका मतलब 0 है, 5 है इसका मतलब एक कम तक चलेगा, तो 0 से 4 इसका मतलब 0 1 2 3 4 5, 5 तक पहुंच गया, यानी 5 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? ये पहुंच गया। अब कह रहा है पीछे से आना है, रिवर्स, यानी -1 है, -1 मतलब बिगिनिंग की बजाय इंड से, तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ? जो बचा वैल्यू TH रिवर्स में, तो सबसे पहले TH आया, फिर पाइथन उल्टा कर दो PYTHON। ठीक है, कैसे? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। एक मैंने एक वैल्यू बनाया S1 और यहाँ लिख दिया वेलकम, ये लिखा मैंने, और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट S1 ऑफ :5,-1। अब देखो जब इसका इंटर करेंगे रिजल्ट देखो ध्यान से, तो क्या आ रहा है? पीछे से, तो पहले 0 से 5, 1 2 3 4 5 ऐसे पीछे चलता चलेगा 5 तक, और 5 से यहाँ पर होगा इस समय कहीं यहाँ पर, तो ई से लेकर के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और जो माइनस लिखा है इसका मतलब है पीछे रिवर्स से आना है। और अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिख देता, कैसे? प्रिंट S1 ऑफ यानी बिगनिंग मैंने बता दिया 5,1 अगर कर दिया तो क्या होगा? ध्यान से देखो, बाद की वैल्यू को छोड़ के यहाँ तक ये CO तक ले लिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग से और ये लास्ट है, तो लास्ट से लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? -1। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, -1 है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ये वाला C आएगा। ठीक है, अगला फंक्शन, इस फंक्शन को, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड पूछ रहा है। एक लैंग्वेज है जिसमें लैंग्वेज नाम का एक लिस्ट बना हुआ है, जिसमें C++, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, फोर्ट्रॉन ये पढ़ा हुआ है। सबसे पहले डेल किया गया लैंग्वेज 4 को। लैंग्वेज 4 का मतलब है 0 1 2 3 4, 4 का मतलब है विजुअल बेसिक को सबसे पहले इसने डिलीट किया। ये इंडेक्स है, याद रखिएगा, यानी ये क्या है? इंडेक्स है। तो 0 1 2 3 4, 4 का मतलब विजुअल बेसिक डिलीट हो गया, ये चला गया। अब बचा कौन? C++, जावा, पाइथन, बेसिक और फोर्ट्रॉन। अब आगे क्या किया मैंने? रिमूव किया जावा को। अब क्या बचा? C++, पाइथन एंड बेसिक, फोर्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया? पॉप किया 3 को। 3 का मतलब 0 1 2, ये तो जा चुका है, तो 0 1 2 3, 3 का मतलब कौन? बेसिक, तो यानी थर्ड पोजीशन पे जो भी था वो भी जा चुका है। अब बचा कौन फिर? तो बचा कौन? C++, पाइथन और फोर्ट्रॉन। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्योंकि आपने लैंग्वेज को बाद में प्रिंट कराया है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि जो आंसर होगा वो आएगा बी, क्योंकि C++, पाइथन और फोर्ट्रॉन बचेगा और सबके सब जगह होंगे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि डिलीट करने के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड यूज है डेल, उसके बाद रिमूव और एक पॉप, तीनों फंक्शन आपको पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द एब्सोल्यूट पाथ नेम बिगिन एट द, यानी एब्सोल्यूट पाथ कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको पाथ ध्यान रखना है कि पाथ हमारे दो होते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव जो होता है वो करंट पोजीशन से होता है, करंट पोजीशन से, और जो रूट होता है वो हमेशा, ये एब्सोल्यूट होता है जो रूट से, रूट मतलब हमेशा एकदम बिगिनिंग से, बिगिनिंग से। ठीक है, तो अगर मुझे बिगिनिंग से करना है यानी रूट डायरेक्टरी से, जैसे यानी अगर मैं पूरे C ड्राइव से अगर डेटा को स्टार्ट करता हूँ, एक होता है C ड्राइव से मैं पूरा पाथ दूँ, एक पूरा पाथ मेन फाइल तक यानी पाइथन तक, ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। और अगर मैं कहूँ सीधे मैं जिस फोल्डर में हूँ करंट फोल्डर में, उस फोल्डर का नाम /पाइथन, इसका मतलब ये कैसा होगा? रिलेटिव पाथ होगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी, इसी के लिए हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट पाथ। तो यहाँ पर पूछा क्या है? एब्सोल्यूट पाथ कहाँ स्टार्ट होगा? तो आंसर इज रूट।
रूट पोजीशन से हमेशा स्टार्ट होता है। करंट डायरेक्टरी होता तो ये रिलेटिव पाथ हो जाता। लीफ और स्टेम कुछ नहीं होता, यहाँ पर करंट डायरेक्टरी और रूट के लिए यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू बिलो पाइथन कोड। एक फंक्शन है जिसमें एक ए की वैल्यू पास हुई है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 90, फंक्शन पास किया एक्स, यानी ये 90 लेके गया, किसको दिया ए को, यानी यही फंक्शन कॉल हुआ, ए में आ गया 90 को प्रिंट कर दिया गया। अब पूछ रहा है एक्स इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, ए इज द एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल मतलब जो पास होता है वो एक्चुअल होता है और जो यहाँ रिसीव करता है वो फॉर्मल होता है। यहाँ पूछा क्या है, एक्स इज द फॉर्मल आर्गुमेंट, नो गलत है। ए इज द एक्चुअल आर्गुमेंट, ये भी गलत है। फंक्शन इज द सिग्नेचर, ये गलत है, फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो ये नहीं होता, फंक्शन सिग्नेचर ये पूरा होता है। डेफ फंक्शन, फंक्शन का आर्गुमेंट, ये सब क्या होता है, सिग्नेचर होता है। एक्स इज द एक्चुअल आर्गुमेंट, बिल्कुल सही है, एक्स इज द एक्चुअल आर्गुमेंट, क्योंकि यही आर्गुमेंट जा रहा है और ये जो रिसीव कर रहा है ये फॉर्मल है। तो अगर यहाँ पर लिखा होता ए इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट तो ये सही हो जाता, बट यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स इज एक्चुअल आर्गुमेंट, बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, लास्ट होगा। नेक्स्ट फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, इसका रिजल्ट क्या आ गया। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करने के आता है तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ से पीछे से रिवर्स से चलना होता है, इधर से। तो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3। तो अब कुछ लोग अगर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इधर चलेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 2 किया, 4 किया, 4 की पावर 3, तो ये तो गलत हो गया, इसका रिजल्ट गलत आएगा। अब देखो करना क्या है, इसको रिवर्स चलिए। तो 2 की पावर 3 इसका मतलब क्या हुआ 8, एंड 2 की पावर 8 इसका मतलब हुआ 256। क्वेश्चन बनता है कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे होगा। प्रिंट किया और मैंने यहाँ पे लिखा 2 स्टार कॉमा 2 स्टार कॉमा 3। देखिए अब इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, ये देखिए 256 आया। कैसे आया बताते हैं, ये आया कुछ इस तरीके से, देखिए 2 इंटू अगर मैं पावर 8 करूँ तो यही आंसर आएगा 256। कैसे, 2 की पावर 3 इसका मतलब पहले आया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी हो गया 8, 2 2 4 4 जा 8, और 2 की पावर 8 यानी 2 को अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा। तो ये तो पहला तो एकदम क्लियर हो गया कि यानी इसका जो रिजल्ट आएगा 256 आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि दो तो दो में है, यानी पहला गलत और चौथा गलत, ये तो लास्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा बी और सी। अब इसमें ये है कि ये तो ठीक है 256, अब देखना ये कि इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें सबसे पहले जो सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आएगा वो किसको सॉल्व करा जाएगा भाई, इसमें सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको करता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका मतलब हुआ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। देखो 9 से डिवाइड करिए 21 को, तो 9 से अगर 21 को डिवाइड करिए, इंटीजर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, और फिर मॉड कर दो 2 को। देखिए क्या मतलब है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा 21 डिवाइड बाई 9। अब इसका आंसर क्या आया देख लीजिए, 2 आया। और अगर इसी 2 को मैं डिवाइड मॉड कर देता हूँ 3 से तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो रिजल्ट होगा वो होगा बी। इसका मतलब सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो ये जाएगा 2 बार जाएगा, बचेगा कितना, ये डिवीज़न हो रहा है 2 है, रिमाइंडर हमें देगा नहीं, ये क्या करेगा कोसेंट देता है। तो 9 से अगर हम 21 को डिवाइड करते हैं तो 21 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 9 से 21 को 21 डिवाइड बाई 9 किया तो 2 टाइम्स गया यानी 18 हुआ। रिमाइंडर हमें मिलना नहीं है तो यानी 2 ही कोफिशिएंट मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, और 2 को जब हम मॉड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसका मतलब आंसर क्या हुआ 2 2 5 6, यानी 2 रिजल्ट आएगा, ये है। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर समझ में आ रहा होगा, इसको चेक करिए। नेक्स्ट आता है ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आंसर, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर आंसर देना है। देखिए असर्शन मतलब की इन अ पाइथन डिक्शनरी शुड बी यूनिक, बिल्कुल सही है। की जो है पाइथन में वो डिक्शनरी में क्या होता है, यूनिक होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है रीजन इसका क्या है, रीजन है ओनली इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड एज अ की। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही सही हैं, बात तो दोनों सही है, बट जो ये रीज़न है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, यानी असर्शन का, तर्क का रीज़न ये नहीं दे रहा है, यानी ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यूनिक होता है लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है। यूनिक क्यों होता है, इसका रीज़न अलग है, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या रीज़न यही है, ओनली इम्यूटेबल डेटा टाइप कैन बी यूज्ड एज अ की। नो, इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए की में, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है। यूनिक इसलिए होना चाहिए जिससे हम यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो इसका कोई रीज़न नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आंसर इज बी। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ये क्वेश्चन है पूरा, इन एन
ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम नेम्स हैविंग एग्जैक्टली 5 करेक्टर आर टू बी डिस्प्लेड, यानी 5 करेक्टर का एक लॉटरी सिस्टम है ऑनलाइन का जो 5 करेक्टर के नेम को डिस्प्ले करना है। पीयूष हैज़ बीन आस्क्ड टू कंप्लीट दिस टास्क, पीयूष को एक काम दिया गया है कि इसको कंप्लीट करना है। ही हैज़ कंप्लीटेड अ फंक्शन फाइंड नेम्स इन पाइथन, जो एक फाइल है lottery.txt फाइल, जिसके अंदर एक फाइंड नेम नाम का फंक्शन उसने बनाया जो चाहता है कि which contain name of the participant and display those name which having exactly 5 character. We got confused. अब ये चाह रहा है कि lottery.txt नाम की जो फाइल है इसमें सारे नाम स्टोर हैं, लेकिन मुझे 5 करेक्टर वाले ही नाम निकालने हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है और इसी वजह से इसने जो कोड बनाया है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेल्प करते हैं। क्या मतलब, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5। अब ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट में क्या भरना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। फाइंड नेम्स सी इक्वल टू 0, यानी लेंथ यहाँ पर 0 है। lottery.txt, अगर मुझे डेटा को रीड करना है तो यहाँ पे कौन सा मॉड होना चाहिए, स्टेटमेंट फर्स्ट में, क्योंकि इसको ओपन नहीं करा है उसने, यहाँ पे गलत किया है, सारी जगह ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो कैसे भरना है वो देखिए। भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वो पहला क्वेश्चन है विच मोड ऑफ ओपनिंग द फाइल, स्टेटमेंट 1। अब यहाँ पर कह रहा है कि किस मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे हैं, कह रहा है कौन से मोड में ओपन करना है। तो पहला मोड है, ये फाइल को रीड करने जा रहा है, इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा, आर मोड होगा। तो इसका मतलब इसका जो स्टेटमेंट 1 है इसमें क्या भरना है, आर। आर यानी ये वाला स्टेटमेंट। तो राइट मोड, कौन सा मोड ओपन करेगा, ये होगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द स्टेटमेंट 2 टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, डेटा रीड करने के लिए दूसरी फाइल से कौन सा यूज़ करेंगे स्टेटमेंट। पहले 2 देख लेते हैं कौन सा है। 2 के लिए हम यहाँ पे आते हैं, तो कह रहा है फाइल डॉट, हाँ अब ये क्या कर रहा है, वर्ड में प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब पूरा डेटा रीड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल डॉट रीड। ध्यान रखिएगा फाइल डॉट रीड में इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ये होगा सेकंड। सेकंड क्यों होगा, क्योंकि फाइल डॉट रीड में ये फाइल क्या है, कैपिटल है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, फाइल कैरेक्टर क्या है, स्मॉल में हम लोगों ने बनाया है कोड में, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फाइल डॉट रीड। ये क्या करेगा, पूरा पूरा डेटा रीड कर लेगा। यहाँ पर फाइल भी गलत है और रीड का आर भी कैपिटल है, जबकि ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फाइल डॉट रीड नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर, यानी सेकंड लाइन को हम लोग इस तरीके से फिल करेंगे। थर्ड लाइन में क्या करा है, फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेटमेंट 3 टू रीड डेटा वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड जब रीड करना होगा तो क्या किया जाएगा भाई, थर्ड लाइन को हम लोग देख लेते हैं कौन सी है। थर्ड लाइन ये है, कह रहा है वर्ड बाय वर्ड। तो क्वेश्चन आंसर किस में आ रहा है, रिजल्ट किस में आ रहा है, लाइन में। तो हम लाइन डॉट स्प्लिट करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, यानी वर्ड हमें मिल जाएगा। तो हम लाइन डॉट, यानी लाइन स्मॉल होगा, कहाँ गया, ये रहा। तो स्मॉल लाइन कहाँ है, हाँ लाइन डॉट स्प्लिट, यानी ये सी वाला आंसर होगा जिसको हम वर्ड बाय वर्ड निकालने के। कौन सा कह रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन स्टेटमेंट 4 विच डिस्प्ले द वर्ड हैविंग एक्जैक्टली 5 करेक्टर्स। 5 करेक्टर वाले स्टेटमेंट हमें ढूंढने हैं। 5 करेक्टर कैसे निकलेगा, अगर लेन ऑफ सी, सी के मतलब 0 था, तो लेन ऑफ सी इक्वल टू अगर 5 कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ लेस देन 5 है, ये तो गलत है, ये दोनों हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एक आर्गूमेंट पास करना पड़ता है। तो सी का मतलब लेंथ है और लेंथ इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहला होगा एग्जैक्टली 5 वर्ड अगर हमें निकालना है तो, यानी इसमें कहा गया था ना कि वो वर्ड हमें प्रिंट करना है जिसका नाम 5 करेक्टर का है। ठीक है, तो चलिए, तो नेक्स्ट क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक स्टेटमेंट 5 टू क्लोज द फाइल। इसको बिना देखे हम लोग बता सकते हैं, फाइल डॉट क्लोज नाम का फंक्शन यूज़ होगा जो क्या करता है, फाइल को क्लोज करता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्ट जिसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, फाइल डॉट क्लोज। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान समझना है। देखिए सबसे पहले एक्सप्रेशन इधर से सॉल्व होगा लास्ट से। तो 9/2 इसका मतलब है 9 को 2 से डिवाइड करो तो 2 ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 4 ये फ्लोर डिवीजन है नहीं, इंटीजर डिवीजन है, 2 पावर या 4 टाइम जाएगा। 4 के बाद इसको अगर हम जोड़ दें तो 24.14, 23.14 प्लस 4 ऐड करो तो कितना आएगा, 27/14, यानी इसका आंसर होगा डी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट आएगा 4 आएगा, क्योंकि बर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये सॉल्व होगा। 4 आएगा, 4 प्लस 23.14, इसका मतलब 27.14 आंसर आएगा। चलिए, तो इसका आंसर तो ये आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ एरर विल ऑकर व्हेन द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूटेड। देखिए यहाँ पर जो एरर आ रही है, पूछ रहा है कि प्रिंट, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है सर्विस प्लस 101, इसमें मैं स्ट्रिंग के साथ नंबर को कॉन्कैट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर प्लस सिंबल क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, कॉन्कैट कर रहा है। किस तरीके की एरर आएगी, तो इसमें जो एरर आएगी वो टाइप एरर आएगी। टाइप एरर क्यों आएगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ नंबर को हम डायरेक्टली कॉन्कैट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कॉन्कैट हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग से नंबर कॉन्कैट नहीं हो सकता। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जरा, प्रिंट मैंने यहाँ पर लिया, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, सर्विस प्लस 101। ध्यान से देखिए, एरर आपको पता चलेगी। ये देखिए एरर क्या है, टाइप एरर। कह रहा है कैन ओनली कॉन्कैट str नॉट int, यानी हम केवल स्ट्रिंग को ही क्या कर सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे होगा। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज हो सकता है, ये तो मैंने पहले ही बताया था, रिप्लिकेट। ये है स्टार सिंबल, यानी रिप्लिकेट हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। अगला आता है प्लस ऑपरेटर यूज्ड फॉर। स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, तो रिप्लिकेशन यूज होता है स्टार के लिए। डुप्लीकेशन भी समझ रहे हैं आप, वही है, स्टार है। तो कॉन्कैटिनेशन किसके लिए, अब प्लस के लिए। अपडेशन का कोई ऑपरेटर नहीं होता, इसका मतलब आंसर क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन। चलिए, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पैन इज इक्वल टू, लिखा क्या है, इंटीजर, INT फंक्शन है जो क्या करता है, इधर जो भी वैल्यू होगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए 23 प्लस रैंडम डॉट रैंडम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, रैंडम डॉट रैंडम एक ऐसा फंक्शन है जो 0 से लेके 1 के बीच में रैंडम वैल्यू यानी पॉइंटर वैल्यू देता है। अब आपने क्या किया है आगे, अब ये रैंडमली वैल्यू कुछ भी दे सकता है। पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर ये एग्जीक्यूट हो तो सबसे पहले आपको ये बात तो समझ में आई रहोगी कि रैंडम डॉट रैंडम जो फंक्शन है ये 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू देता है। मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 8 से। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 7 के बीच की कोई भी वैल्यू दे सकता है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 से, इसका मतलब 0 से 7 के बीच की कोई वैल्यू दे सकता है। तो अगर मान लो ये रैंडमली ने जनरेट किया पहली बार 0, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 23 प्लस 0, यानी मिनिमम वैल्यू 23। और मैक्सिमम कितना जनरेट कर सकता है, 7। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 23 प्लस 7। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा, रैंडम डॉट रैंडम पॉइंट में वैल्यू देता है 0 से लेकर 1 के बीच। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू अब रैंडम मिलेगी वो हमेशा 0 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू होगी। 0 क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम कितना है, 7। तो इसका मतलब अगर इसने 0 रिटर्न किया मान लो पहली बार, तो 23 प्लस 0, इसका मतलब 23 मिनिमम वैल्यू हुई। और अगर 7 जोड़ देंगे तो 23 प्लस 7, इसका मतलब 30। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा, इसे पूछा क्या है सीक्वेंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी पहले मैक्सिमम बताना है। तो 31 एंड 23, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए इसको करके भी देख लीजिए। अभी कह रहा है कंसिडर द टपल इन पाइथन नंबर 1 2 3, यानी एक नंबर है जिसमें वैल्यू क्या पड़ी है, 1 2 3। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डबल इफ डबल इक्वल टू नंबर इंटू 2। अब यहाँ पर ध्यान से किया, ये कह रहा है कि इसमें नंबर पड़े हुए हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करें 2 से। मैंने बोला था कि ये मल्टीप्लाई जो है ये रिप्लिकेटेड वैल्यू है। रिप्लिकेट का मतलब है ये क्या करेगा, हर बार हर नंबर को दो बार लिख देगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब सी। क्वेश्चन मतलब कैसे, देख लो भाई। चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट मल्टीप्लाइड बाई 2। आंसर ये देखिए, आंसर क्या है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। तो 2 को 1 को 2 बार, लेकिन कैसे, 1 2 3 पहले कर दिया, फिर 1 2 3। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये सी। ठीक है, कह रहा है टी एक टपल है जिसमें 1 2 3 4 5, यानी एक टपल के अंदर 2 एलिमेंट है और एक लिस्ट पड़ा हुआ और एक कंफ्यूज्ड वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है टी ऑफ 3 ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, तो पहले देखो ये पहला इंडेक्स क्या है, 0 1, ये पूरा 2 है और ये पूरा 3 है। पूछ क्या रहा है, 3 इंडेक्स। 3 इंडेक्स मतलब इसमें कंफ्यूज्ड में वो भी दूसरा करेक्टर। तो पहले 0 1 2 3, 3 मतलब कंफ्यूज में जाना है, तीसरा ये हो गया। सेकंड नंबर, सेकंड वैल्यू क्या है, 0 1 2, इसका मतलब क्या आएगा, n। तो 0 1 2 n है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, n।
एन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आप प्रिंट करा के भी देख लीजिएगा, आप क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ओपन सैम्पल डॉट टी एक्स टी आर। आर का मतलब रीड मोड में हम फाइल को ओपन करने जा रहे हैं, वो भी रीड मोड में ओपन किया और फिर हम क्या कर रहे हैं, डेटा 8 डेटा मैंने क्या किया, रीड किया। 8 डेटा मैंने रीड किया, 8 करेक्टर का मैंने रीड किया। 8 करेक्टर रीड करने के बाद मैंने पूछा है एफपी से टेल। टेल मतलब बताओ मैं कहाँ पर हूँ, तो उसका आंसर आपको पता है, आंसर हो ही गया। आपका आंसर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि टेल बताता है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। जब भी किसी फाइल को मैं रीड मोड में ओपन करता हूँ तो कर्सर हमेशा क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल होता है, यानी 0 पर होता है। आपने क्या किया, ऐड 8 डेटा को रीड किया, इसका मतलब 0 से लेके 8 डेटा वो आगे बढ़ गया होगा। तो जब मैं पूछूंगा टेल, इसका मतलब कर्सर बताएगा 8 करेक्टर मैंने क्या कर लिया है, रीड कर लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8। नेक्स्ट आता है द रीड लाइन मैथड रिटर्न्स। कह रहा है रीड लाइन्स जो मैथड, ध्यान देखिए रीड लाइन्स है, रीड लाइन्स जो मेथड है वो बताता है कितने क्या रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करता, वो तो रीड करता है। लिस्ट ऑफ वर्ड्स नो, लाइन बाय लाइन करता है, तो इसका मतलब है लिस्ट ऑफ लाइन्स करता है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। तो लिस्ट ऑफ लाइन, और इंटीजर होने का तो सवाल ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा आंसर, सी, लिस्ट ऑफ लाइन। नेक्स्ट आता है टू मूव अ फाइल पॉइंटर एफ। फाइल पॉइंटर को मूव कराना है 10 बाइट अलॉन्ग विद द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल। तो फंक्शन का कोड क्या लिखेंगे, यानी करंट पोजीशन से मुझे मूव करना है। मैंने क्या बताया था, बिगिनिंग के लिए 0 होता है, करंट के लिए 1 होता है, और लास्ट में पहुंचा, लास्ट के लिए क्या होता है, 2 होता है, यानी एंड ऑफ फाइल। तो ये पूछ क्या रहा है, करंट पोजीशन, इसका मतलब 10 ऑफ 1। तो एफ डॉट सीक फंक्शन यूज़ करेंगे 10,1, यानी करंट पोजीशन से 10 करेक्टर मूव करना है। तो 0 से 10 करेक्टर मतलब बिगिनिंग से, 2 से 10 करेक्टर मतलब एंड से, और 1 से मतलब 10 करेक्टर मतलब करंट पोजीशन से। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है इफ द कंटेंट ऑफ द फाइल बिस डॉट टी एक्स टी इज हैप्पी। यानी एक फाइल है जिसका नाम है बिस डॉट टी एक्स टी, जिसमें क्या पड़ा है, हैप्पी। देन व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द फाइल आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। यानी एक फाइल है बिस डॉट टी एक्स टी जिसमें हैप्पी पड़ा हुआ है, उस फाइल को मैंने किस में ओपन किया, राइट मोड में, और मैंने क्या राइट किया, बर्थडे, और फाइल को क्लोज कर दिया। अब आपको पता है कि राइट मेथड एक ऐसा फंक्शन है, राइट एक अपेंड ऐसा मेथड है क्या करता है, अगर फाइल नहीं होती तो बना देता है, लेकिन ये कह रहा है कि ऑलरेडी फाइल है बिस डॉट टी, उसमें डेटा पड़ा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डब्ल्यू मॉड क्या कहता है, अगर आपने ध्यान सुना होगा वीडियो को स्टार्टिंग से, तो आपको बताया गया था राइट मॉड क्या करता है, अगर फाइल मिलती है तो उसके कंटेंट को डिलीट कर देता है और नया डेटा राइट करना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिस डॉट टी में जो हैप्पी पड़ा था वो डिलीट हो जाएगा, लास्ट में क्या जाएगा, उसमें क्या स्टोर होगा, बर्थडे। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ना ही ए, ना ही बी, और ना ही सी। ए और बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों डेटा डिलीट नहीं करेगा। अगर ये अपेंड मोड में होता, ए मोड में, तो ये हैप्पी बर्थडे आता, बट इसका आंसर क्या होगा, केवल बर्थडे होगा, क्योंकि पहले डेटा क्या होगा, डिलीट होगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द आउटपुट व्हेन फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। अब देखिए इस लाइन में कंफ्यूजन क्या होगा बच्चों को, जनरली होता है कि प्रिंट, और यहाँ पे लिखा है आर। अब लगेगा कि यार आर लिखा हुआ है पाइथन स्लैश टी, पाइथन प्रोग्राम स्लैश टी टैब के लिए होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये रिजल्ट हमें क्या देगा, क्या ये टैब दे के प्रिंट करेगा या मुझे डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आर मैंने जानबूझ के लिखा है, ये रीडेबल फॉर्म में लिखने के लिए है एक्चुअली में। तो इसका जो आंसर है वो आएगा लास्ट, आप चेक करके देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि आर का मतलब यहाँ पर गलती से टाइप हुआ है, इसका मतलब ये एरर आएगा, तो एरर नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। कैसे पता चलेगा, देखिए ज़रा करके देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, प्रिंट, मैंने लिखा पाइथन स्लैश टी, चलो मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, प्रोग्रामर। अब मैंने क्या किया, इंटर किया, ध्यान से देखो पाइथन स्लैश टी प्रोग्रामर, ये पूरा प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब ऐसा लिखोगे तो इस तरीके से प्रिंट होगा, आर का कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलिए तो आंसर आपको पता चल गया, डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन टाइप पाइथन। आईडी और टाइप दो फंक्शन होते हैं। आईडी का काम है आइडेंटिटी पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी पता करने के लिए, और जो टाइप होता है वो उसका डेटा टाइप बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर जो होगा, आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं पाइथन में, जो भी वेरिएबल्स बनते हैं एक्चुअली में वो सब ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसकी उसका रेफरेंस वैल्यू, उसका एड्रेस पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यूनिक आईडी पता करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आईडी। तो आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलेगा, कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो मैंने ए नाम का रोल बनाया, इसमें पास किया 10, और मैंने बाद में यूज़ किया प्रिंट, और यहाँ लिखा आईडी ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ, इसका रिजल्ट देखिए क्या आया, ये आया। तो आप देख पा रहे होंगे जो वैल्यू आपको प्रिंट होकर मिल रही है ये क्या है, आईडी है। ठीक है, चलिए क्लियर हो रहा होगा बात यहाँ तक। तो ये हो गया आईडी। नेक्स्ट आता है
क्या रिजल्ट आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आंसर आपको बताते हैं। देखिए क्या होगा। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसका मतलब 3 इंटू 12 कितना हुआ 36 माइनस 8, तो 36 माइनस 8 करेंगे 28 आ जाएगा। अब आपको पता है 28 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो इसका मतलब 28/9 कितना आएगा। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 28 से, इसका मतलब आएगा 256, 252 नहीं 252। इसका मतलब ये हुआ कि 252 आएगा। डिवाइड बाई 10 है, इसका मतलब 252/10, 252/10 का मतलब हुआ 25/2, 25.2 एंड देन प्लस 2 जोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि 25/25.2 के बाद 27/2। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा आएगा 27.2। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ए बराबर, ये डायरेक्ट मैं कर देता हूँ प्रिंट, और मैंने लिखा 2 + 9 इंटू ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या लिखा 3 इंटू 12 माइनस 8 एंड डिवाइड बाई 10, ये किया था, ठीक है। और चलिए ये हो गया, ठीक है, ये इंटर किया। देखिए 27.5 कैसे हुआ, 27.2 कैसे आया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 36 माइनस 2 किया 28 आ गया। 28 को मल्टीप्लाई किया 9 से, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो 252 आएगा। 252 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 25.2 आएगा, और उसमें जब 2 जोड़ेंगे तो 27.2 आएगा। रिजल्ट इसका ये है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करिएगा बर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, तो ये पहला रिजल्ट होगा। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। एक लिस्ट है 1 2 3, एक लिस्ट है 1 2 2 3। अब पूछ रहा है कि क्या लिस्ट 1 बड़ी है लिस्ट 2 से, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन बताए कैसे, क्वेश्चन इसका ट्रू आएगा, बट कैसे आएगा वो समझते हैं। पहले क्या करता है, पहले वाले से मैच होता है। 1 1 से बड़ा है क्या, नहीं, बराबर है, कोई बात नहीं। 2 2 से बड़ा है क्या, नहीं, बराबर है। लेकिन 3 1 2 से क्या है, बड़ा है। ये 1/1 क्या करता है, सारे नंबर से मैच होता था। 1 1 से मैच हुआ, 2 2 से मैच हुआ, 3 2 से मैच हुआ। 3 क्या है, बड़ा है। जैसे 3 2 से बड़ा मिला, इसका मतलब ये लार्जेस्ट वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर ये होता, अगर यहाँ पर 3 बजाय 4 होता तो ये फॉल्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 के बाद 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्वेश्चन बनता है कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा LST L1 में वैल्यू पास किया 1, 2, 3 ले लिया, और वो L2 बनाया, और इसमें क्या पास किया 1, 2, 2, 3 जो रिजल्ट था। और मैंने पूछा L1 इज़ ग्रेटर देन L2। आप समझ जाओगे, ये देखिए आंसर क्या आया, ट्रू आया। तो अब आप समझ पा रहे होगे ट्रू क्यों आया, क्योंकि पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे को दूसरे, तीसरे को दूसरे से, लास्ट और तीसरे से मैच करेगा। 3 बड़ा है 2 से, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, ट्रू मिल गया। ठीक है, चलिए तो ये आंसर होगा ट्रू। ये क्वेश्चन, इसमें भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 और 5 में क्या भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कर क्या रहा है, ध्यान से देखिए। एक्चुअली में ये डैट फाइल है, डैट मतलब बाइनरी फाइल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिकल फंक्शन का। यहाँ पे पिकलिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डी पिकलिंग यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से देखिए, इम्पोर्ट पिकल। यहाँ पे हम सीधे भर देंगे इम्पोर्ट पिकल, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, बार बार जाने से अच्छा है। इम्पोर्ट पिकल इम्पोर्ट करेंगे। फिर हमने एक लिस्ट बनाया एसक्यूएल लिस्ट नाम की, के इन रेंज ऑफ 5, के इन रेंज ऑफ 5 यानी 0 से लेकर 4 तक चलेगा। अब ये कह रहा है एसक्यूएल लिस्ट में क्या कर दो, अपेंड कर दो। पहली बार अगर 0 से 5 तक चल रहा है, इसका मतलब है 0 से 4 यानी चलेगा, तो 0 × 0 यानी पहली बार मल्टीप्लाई 0 हुआ। तो एसक्यूएल लिस्ट में पहली बार क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। अगली बार क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। अगली बार 1 1 जा 1 हो गया। अगली बार 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगली बार 3 आएगा, 3 3 जा 9। अगली बार 4 आएगा, 4 4 जा 16, 16 तक वैल्यू आ गई। लेकिन 5 तक नहीं चलना है, क्योंकि मैंने बोला है रेंज हमेशा एक कम तक चलता है। तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा, यानी एक कम तक चलेगा। तो 0 0 मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, 1 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 आया, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 आया, 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 हुआ, और 5 5 जा मतलब 4 4 जा 16 हुआ। ये अपेंड होगा, 5 अपेंड नहीं होगा, ठीक है। और ये किस में आ गया, लिस्ट। अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि ये जो डेटा आया है इसको अपेंड करना है किस में, डैट फाइल में। डैट कैसी फाइल है, बाइनरी फाइल है। और जब भी किसी डेटा में राइट करने का यूज़ करना होता है तो राइट भी यूज़ होगा या अपेंड भी यूज़ होगा, क्योंकि ये राइट मोड में यूज़ हो रहा है, वो भी बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पहला तो आंसर आपको पूछ
पूछ रहा है विच मॉड्यूल शुड बी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट 1, तो आंसर इज पिकल। विच फाइल मोड टू बी पास्ड राइट डेटा इन फाइल स्टेटमेंट 2, कौन से फाइल मोड में ओपन करेंगे, तो मैंने क्या बोला राइट बी। राइट बी का मतलब राइट इन बाइनरी, बाइनरी मोड में। राइट प्लस नहीं होगा, डब्ल्यू प्लस नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, अपेंड नहीं होगा, ये सब टेक्स्ट फाइल के लिए होते हैं। बाइनरी फाइल के लिए हम लोग डब्ल्यू बी यूज़ करते हैं। डब्ल्यू बी का मतलब क्या हुआ, राइट इन बाइनरी, तो राइट इन बाइनरी के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है, अब क्या है, नेक्स्ट आता है अगला कह रहा है कि इसको लोड कैसे करेंगे, तो लोड करने के लिए मैंने आपको बताया था राइट करने के लिए डंप, कौन सा फंक्शन डंप यूज होगा, ये रहा अगला फंक्शन, कौन है, विच फंक्शन इज रिटर्न इन राइट डेटा ऑन द फाइल, फाइल में डेटा राइट करने के लिए पिकल डॉट डंप, क्योंकि हम लोग मॉड्यूल के साथ यूज़ करते हैं, पिकल डॉट डंप नाम का फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, कौन सा है, विच फंक्शन यूज टू स्टेटमेंट टू रीड द डेटा, रीड करने के लिए कौन सा यूज़ होगा, लोड। तो यहाँ पर याद रखिएगा मॉड्यूल के साथ, यानी यहाँ गलत मत करिएगा, ये सब टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, लोड फंक्शन डायरेक्ट यूज़ होगा नहीं, तो क्या यूज़ होगा, पिकल डॉट लोड। मैंने कहा था डेटा रीड करने के लिए, शुरुआत में ही बताया था। नेक्स्ट आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, हमारा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9 एंड 16, तो यानी ये जो रिजल्ट आएगा सी आएगा, क्योंकि ये लिस्ट के फॉर्म में डेटा को सेव करेगा, तो लिस्ट के फॉर्म में डेटा रिसीव भी हमें होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। वैसे देखने को आपको पहला भी लग रहा है, बट ये गलत होगा, क्योंकि लिस्ट हमें चाहिए, तो लिस्ट हमें सी मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन, पाइथन में कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होगा, तो हमने पढ़ाया था, ये आपको ध्यान रखना है, इनिट नाम का फंक्शन होता है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझिए। कंस्ट्रक्टर के लिए हमेशा याद रखना है, कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग इनिट यूज़ करते हैं, बट डिफाइन कैसे करते हैं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन कोलन यहाँ, और ये आकर के यहाँ पर हम जो भी कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है, इनिट से पहले यहाँ पे एक बार नहीं 2 बार लगाना है, और सेम टू सेम यहाँ भी एक नहीं 2 बार लगाना है। कंस्ट्रक्टर का यूज़ किस लिए करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम करते हैं वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, तो ये होगा आंसर पहला, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पर देखिए सिंगल अंडरस्कोर है इसलिए नहीं होगा, अंडरस्कोर के पहले डेफ लगना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो पहला आंसर होगा करेक्ट। ऑल ऑफ द वेब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऑल ऑफ द दीज नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब पहला आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आता है इफ़ ए इज इक्वल टू सी पी पी, बी इज इक्वल टू बस, देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए। ठीक है, ए माइनस बी, अगर ए एक स्ट्रिंग है सी पी पी, बी में बस पड़ा हुआ है, और अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, तो पहला ही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग पर प्लस तो हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, लेकिन माइनस यूज नहीं हो सकता, इसका मतलब आंसर जो होगा सी होगा, टाइप एरर आएगी अनसपोर्टेड, इसका मतलब स्ट्रिंग पर हम माइनस कीवर्ड चला नहीं सकते। अगर हम चाहें तो करके देख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ लिखा डबल कोट्स में हेलो माइनस पाइथन, और मैं ये एंटर करता हूँ, देखिए एरर आ गई अनसपोर्टेड, इसका मतलब क्या आया, टाइप एरर, टाइप एरर एस टी आर पे माइनस ऑपरेंड परफॉर्म नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, टाइप एरर। ठीक है, ए इज इक्वल टू 8.6, बी इज इक्वल टू 2, प्रिंट ए बाई बी, इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 8.6 है, बी की वैल्यू 2 है, तो प्रिंट अगर ए को हम डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा, ये तो सिंपल है, 2 से डिवाइड करेंगे, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पॉइंट डिवीजन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.3 आएगा, इसका मतलब आंसर ए आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन, पाइथन में इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है। देखिए पाइथन में 2 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल वो होते हैं जिनको हम एक बार बनाने के बाद चेंज कर सकते हैं, जैसे कि म्यूटेबल में आता है लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन इम्यूटेबल की बात करें जो मॉडिफाई नहीं हो सकता, जैसे कि इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग, ये सब हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, टपल, इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन बनता है कि कैसे नहीं कर सकते, मॉडिफाई तो होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो डेटा है, ये डेटा चेंज नहीं होता, ये क्या करता है, उसी डेटा टाइप पे चेंज ना हो करके क्या करता है, ये अलग से एड्रेस बना देता है। ठीक है, क्या बनाता है, अलग एक पोजीशन बना देता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यूटेबल इम्यूटेबल के लिए। नेक्स्ट आता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, इम्यूटेबल डेटा टाइप पूछ रहा है, यानी इंटीजर। चलिए नेक्स्ट आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्ट्रिंग इन डेटा टाइप, तो देखिए डबल कोट्स वैलिड स्ट्रिंग इन डेटा टाइप, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग इन डेटा टाइप। ठीक है, तो ए होगा वैलिड स्ट्रिंग,
दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा तो है ही नहीं, यानी डबल कोट दोनों तरफ होने चाहिए। ये देखिए सिंगल कोट डबल कोट है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए कर्ली ब्रेस है तो ये भी नहीं होगा, नन। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पूछा क्या है, वैलिड स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में स्ट्रिंग वैलिड कौन सा होगा। पाइथन इज अ लैंग्वेज, सिंपल थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। पाइथन इज अ लैंग्वेज पूछ रहा है कि प्रोसेसर ओरिएंटेड है, प्रोसेसर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माना जाता है, क्योंकि पाइथन में हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी होगा। मेनली प्रोसेसर भी है, ऑब्जेक्ट बेस्ड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, तो वैसे हम इसको ऑल ऑफ द अबव भी बोल सकते हैं, बट नॉर्मली क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाती है। नेक्स्ट आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ हेलो डॉट रिप्लेस एल ऑफ ई, यानी हेलो में जहाँ पर एल है उसको रिप्लेस करना है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि क्या जो हेलो है, हेलो में जितनी बार मुझे एल मिलेगा उतना बार रिप्लेस करेगा या एक बार रिप्लेस करेगा, ये कन्फ्यूजन होता है। तो इसका आंसर एक्चुअली में ए होगा, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, तो सबसे पहला काम यहाँ पे मैंने ओपन किया, IDLE पे जाते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आकर के यहाँ लिखा प्रिंट और यहाँ लिख दिया हेलो डॉट रिप्लेस कॉमा एल को रिप्लेस करो किससे, ई से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी बार हमें एल मिलेगा उतनी बार ये रिप्लेस कर देगा। तो एच ई के बाद एल मिला, उसने रिप्लेस करी ई से, फिर एल मिला, ई से रिप्लेस कर दी, इसलिए हीरो करके ये प्रिंट कर रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। ये जितनी बार मिलेगा, बस यही जानना था इसमें कि जितनी बार मिलेगा उतनी बार ये रिप्लेस करता चला जाएगा, एक बार नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2-3 आंसर दिया गया था। व्हाट इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। पाइथन में ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज नहीं होता, ना ही कर्ली ब्रेस यूज होता है, तो बचा क्या, इंडेंटेशन। इसका आंसर है बी, यानी इंडेंटेशन जो स्पेस हम देकर के एक्सेस करते हैं, यानी ब्लॉक बताते हैं, ये यूज होता है। तो बी इसका आंसर कर। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, पूछ रहा है कि सारे सारे जो कीवर्ड्स हैं वो किस में होते हैं, अपर केस में होते हैं, लोअर केस में होते हैं या बोथ में होते हैं। तो कई लोगों को इसका आंसर कंफ्यूज करता है, उसका आंसर वो लोग लगा देते हैं लोअर केस, लेकिन ये लोअर केस नहीं होगा, ये होगा सी, बोथ होगा, अपर केस लोअर केस दोनों। क्यों, क्योंकि लोअर केस में तो सारे कीवर्ड्स होते ही हैं, लेकिन अपर केस में अगर आपको याद हो तो पाइथन में कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि ट्रू, ये क्या है, ट्रू, फॉल्स, नन, ये सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो कैपिटल स्मॉल भी हैं। तो देखो यहाँ पर कैपिटल हो गए, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं स्मॉल में है, जैसे कि आप इफ़ यूज़ करते हो, ठीक है, पास यूज़ करते हो, ठीक है, ये सारे जो फंक्शन हैं, ये सारे कीवर्ड जो हैं वो कैसे हैं, स्मॉल में। तो यानी इसमें आंसर जो होगा वो अपर लोअर दोनों होगा, यानी बोथ के लिए होगा। ठीक है ना, चलिए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपर एंड लोअर, यानी इसका आंसर होगा सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट विल बी द बिलो पाइथन कोड विल रिटर्न, यानी इसमें क्या रिटर्न करेगा। यहाँ पर एक फंक्शन यूज हुआ है फाइंड, str1.find सेव पेपर सेव प्लांट्स, यानी यहाँ पे लिखा है सेव पेपर सेव प्लांट। सेव को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कह रहा है क्या ये, इसमें सिंपल से ये पूछ रहा है कि क्या पहला इंडेक्स रिटर्न करेगा या लास्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 बार सेव आ रहा है। तो ये पहला, इट रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सेव, यानी फर्स्ट इंडेक्स का पहला सेव का इंडेक्स रिटर्न करेगा, या लास्ट इंडेक्स का लास्ट ऑकरेंस ऑफ सेव का, यानी लास्ट का ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, या लास्ट इंडेक्स का फर्स्ट सेव का ऑकरेंस रिटर्न करेगा, या फर्स्ट इंडेक्स का फर्स्ट ऑकरेंस सेव रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सेव रिटर्न करेगा। तो यानी यहाँ पर जो आंसर होगा ए होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पहली बार मिल जाएगा, इससे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। फाइंड क्या करता है, सर्च करता है, जैसे ही पहला मिलता है उससे बाहर आ जाता है। तो जहाँ सेव मिलेगा इसका पहला इंडेक्स जो होगा वो हमें रिटर्न कर देगा, लास्ट इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखने में क्या है, ए बी लिखा हुआ है, सी डी लिखा हुआ है, एक्स में, यानी एक लिस्ट है जिसमें ए बी और सी डी लिखा हुआ है। कह रहा है फॉर आई इन एक्स, अगर हम एक्स के रिटर्न कराते हैं तो एक्स क्या करता है, पहला एलिमेंट ए बी उठा के इसको दे देगा आई को। अब ये ए बी जो है ये कैपिटल होगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही सी डी को क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और बाद में हमने प्रिंट कराया एक्स को। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि आंसर इसका क्या होगा, अपर केस होगा तो ये बी आएगा, बट आंसर इज रॉन्ग। आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो ऊपर है, डिफाइन हुआ है, और ये फंक्शन से बाहर है। ध्यान से देखो, ये लूप से बाहर है, यानी ये जो लाइन है वो लूप से बाहर है। तो ये क्या करेगा, अंदर तो एक्सिक्यूट करेगा, लेकिन जो ओरिजिनल है उसमें कंटेंट चेंज नहीं करेगा। तो जो पहले फाइल बनी थी, ये ग्लोबल फाइल थी, मतलब ग्लोबल वेरिएबल था,
ये यहाँ एक्सेस करोगे तो ये एज इट इज़ वही दे देगा, स्मॉल में ए बी और स्मॉल में सी डी, यानी ये अपर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अंदर काम हो रहा है लेकिन बाहर वाले पे चेंज नहीं हो रहा। अगर ये अंदर प्रिंट कराया गया होता आई को, तब ये वैल्यू चेंज हो जाती अपर केस में, बट ये क्या है, बाहर प्रिंट कराया गया, इसलिए क्या मिलेगा, ए मिलेगा। आंसर इज ए। देखिएगा, अब बात आती है यहाँ पर नम पाई अरे का। नम पाई अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान समझना है। कह रहा है इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी। नम पाई डॉट एरे, इसमें वैल्यू क्या पड़ी है, 1246, 1246 ये वैल्यू पड़ी है, और ये पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0, इन इंडेक्स मतलब लास्ट तक, और -1 होता है रिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा आएगा 656421, पीछे से आ रहा है डेटा, तो 641। हम लोग जब कुछ नहीं देते ये 0 इंडेक्स होता है, बीच की वैल्यू हमने नहीं दिया, इसका मतलब लास्ट तक जाएगा, इंड तक अपने आप जाएगा। और ये जो होता है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, तो यहाँ -1 है, इसका मतलब ये पीछे से जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 6421। 6421 किस में जाएगा, एरे 2 में, और एरे 2 को प्रिंट कराया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, कहाँ गया, 6421, ये आंसर होगा सी। यहाँ कोई एरर नहीं है, और ना ही ये आंसर आएगा, ना ये आंसर क्या आएगा, सी आएगा, 6421। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब बात आती है ये एक दूसरा फंक्शन है नम पाई का, जिसमें लिखा क्या है, 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, इसमें वैल्यू पड़ी है। अभी पूछ रहा है कि ये जो एरे है इसका डायमेंशन क्या है, एंडिम। एंडिम क्या है, डायमेंशन बताता है, और ये इसका डेटा टाइप बताता है, डी टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप बताता है। तो इसका डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशनल है कि 0 डायमेंशन है, या 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। तो ये सिंगल डायमेंशन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेटा टाइप क्या बताएगा, तो या तो 16 बताएगा, अब बचा क्या, 1 1, और ये, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 32 बिट बाई डिफॉल्ट बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, 1 डायमेंशन, एंड डेटा टाइप क्या है, INT 32। INT क्या है, इंटीजर डेटा टाइप, और 32 क्या है, 32 बिट डेटा टाइप होता है। ये आपको मिलेगा, 32 का मतलब हुआ 8 चौक 4 बाइट डेटा टाइप, 4 बाइट का ये डेटा टाइप हुआ, इंटीजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इम्पोर्ट नम पाई एस एन पी, एन पी डॉट एरे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, एलिमेंट है, 2 डायमेंशनल एरे है, एक रो दूसरा रो, और इसमें पूछ क्या रहा है, एरे ऑफ 1 इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 0 इंडेक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये 1 इंडेक्स है। तो पूछ रहा है एरे ऑफ 1 का 1, इसका मतलब 0 वाले इंडेक्स से बात नहीं करनी है, कहाँ से करना है, 1 वाले पे। तो 1 में जाओ, और ये एलिमेंट कहाँ पे है, 0 1 2 3। पूछा क्या है, 1 के 1 को, इसका मतलब 1 क्या, 1 कौन है, 0 1, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 6। तो आंसर क्या आएगा, 4 1 6 8 की बजाय आंसर क्या होगा, 6 होगा। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो एक बार पीछे जा करके रिकैप जरूर करिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी क्या मैं कहना चाह रहा था। ये वाला जो ब्लॉक है वो 0 इंडेक्स है, ये वाला ब्लॉक है 1 इंडेक्स है। इसमें पूछा है 1 ऑफ 1, इसका मतलब इस वाले एरे की कोई बात नहीं करनी है, किस एरे की बात करनी है, इस वाले की। तो इसके इंडेक्स में जाओ, और 0 1 2 3 डेटा पड़ा है, इसका मतलब 0 1, इसका मतलब 1 क्या है, कौन है, 6 है, तो 0 को छोड़ के 1 को लेना है, यानी ये कॉलम है और ये रो है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 6। नेक्स्ट आता है, विच इज़ अ इनवैलिड फंक्शन इन नमपाई। नमपाई में कौन सा फंक्शन इनवैलिड है, तो वेयर फंक्शन यूज होता है सॉर्ट कर, मतलब सर्चिंग करने के लिए, मीन निकालने के लिए यूज़ होता है, मीन मीडियन मॉड होता है ना, मीन निकालने के लिए यूज़ होता है। एवरेज, अगर वैल्यू एरे में जितनी वैल्यू पड़ी है उसके एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज यूज़ करेंगे। STD स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ होता है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नन। इसका मतलब इनवैलिड फंक्शन में कौन सा फंक्शन नहीं होता, तो नन फंक्शन है, यही नहीं होगा, नन नहीं होगा, इसमें सारे सारे फंक्शन होंगे। तो आपके बहुत सारे फंक्शन मैंने बताए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से फंक्शन है। अगर मैं बात करूं कि नमपाई में एरे में, तो हमारे पास क्या क्या है, सॉर्ट है, वेयर है, ठीक है, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एरे फंक्शन है। उसके बाद कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ये है, आपने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, एवरेज पढ़ा, स्टैंडर्ड पढ़ा, डेविएशन पढ़ा, ऐसे करके कई सारे मेथड्स हैं, तो इनको याद रखना है सारे मेथड्स को। चलिए, तो ये हो गया सारे मेथड्स में है इनवैलिड कौन। आता है व्हिच फंक्शन यूज फॉर मर्जिंग टू एरे इन नमपाई। नमपाई में दो एरे को मर्ज करने का क्या तरीका है, तो नमपाई डॉट मर्ज नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। अब कन्फ्यूजन कहाँ होगा, यहाँ पर इन दोनों में, कॉनकैट और कॉनकैटिनेट। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, कॉनकैट नहीं होता, कॉनकैट एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग में। यहाँ पर कौन सा होगा, नमपाई डॉट कॉनकैटिनेट। ये क्या कहता है, एरे 1 एरे 2 को लेता है कॉनकैट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब यानी थर्ड होगा, कॉनकैटिनेट फंक्शन है जो क्या करता है, दो एरे को मर्ज करेगा, और ऐड नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट आता है व्हिच फंक्शन यूज फॉर स्प्लिटिंग एरे इन नमपाई। देखिए मैंने अभी बताया था एरे को स्प्लिट करने का फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर स्प्लिट नहीं हो सकता फंक्शन,
तो एर स्प्लिट एरे भी नहीं होगा, यानी पहला गलत है। दूसरा एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, यही आंसर होगा। थर्ड भी गलत है, स्प्लिट एरे नाम का कोई फंक्शन नहीं, एरे स्प्लिटेड नाम का भी कोई फंक्शन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। एरे स्प्लिट का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन ये एरे को क्या करता है, मल्टीपल सब एरे में तोड़ने का काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला फंक्शन, व्हाट इज द आउटपुट, इसका क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा। इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी डॉट एरे, यहाँ पर देखिए तो ये 3 डायमेंशनल एरे बना रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक एरे है। उसके अंदर देखा जाए तो यहाँ से लेके दूसरा देखिए यहाँ तक दूसरा एरे है। इसको देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक तीसरा एरे है। एरे के अंदर अंदर एरे, यानी 3 डायमेंशनल एरे पूछ रहा है। और यहाँ पर हमने यूज़ क्या किया है, शेप का। शेप क्या है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कितने डायमेंशन का शेप है, यानी कितने रो है, कितने एरे हैं, कितने कॉलम है। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू पास करता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पर देखो कितने एलिमेंट हैं, एक एरे, दूसरा एरे और तीसरा एरे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, एरे हुआ, नंबर ऑफ एरे कितने हैं इसके अंदर, एरे के अंदर एरे है, तो ये हो गया एक, ये हो गया दो और ये हो गया तीन, यानी 3 एरे। तो सबसे पहले जो शेप प्रिंट करता है वो 3 प्रिंट करता है। उसके बाद कॉलम्स कितने हैं, रो रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, तो रो इसमें 2 है, रो है और एक कॉलम है। 2 होगा, रो हो गया, और कॉलम कितना होगा 3। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से डेटा प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार इस कोड को रन करा के जरूर देखिएगा तो आपको आंसर पता चलेगा। शेप में आंसर आएगा 3,2,3। 3 यहाँ पर रो है, मतलब एक एरे है, 3 का मतलब एरे है, 3 एरे और 2 रो एंड 3 कॉलम, यानी 2 रो बने हैं और 3 कॉलम है, तो 3 एरे है, 2 रो बने हैं उनके अंदर और 3 कॉलम है। तो क्योंकि हम जब 3 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो ये 2 तरीके से हम मेजर करते हैं, एक रो मेजर और एक कॉल मेजर। ठीक है, तो रो मेजर कॉल मेजर में काम करते हैं। तो ये पहला जो है, ये 3 रो है, 3 एरे हैं, उसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा शेप क्या होगा। इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नम पाई में स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, इंपोर्ट नम पाई एज एन पी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, एक कोड बनाते हैं। ठीक है, कोड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्या किया, इंपोर्ट नम पाई एज एन पी डॉट एरे। यहाँ पर एलिमेंट्स हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक है। ध्यान से देखिए, ये एक 3 डायमेंशनल एरे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एरे डॉट शेप मैंने किया, तो इसमें पहला 158,524, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है। ध्यान से देखा जाए तो एक एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे, तो 3 एरे हो गए। इसके अंदर देखा है तो रो कितने हैं, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, सभी में कितने एरे हैं, रो हैं, 2 हैं। देख लिया, दिख रहा है, एक रो ये हुआ और एक रो ये हुआ। ठीक है, एक रो ये हुआ, एक एरे ये हुआ, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3। इसी वजह से जब इसको हम रन कराएंगे तो आउटपुट देखिएगा जरा, क्या आएगा, आउटपुट आएगा, देखिए आउटपुट मैंने क्या प्रिंट कराया, ये प्रिंट कराया। देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 3 कैसे आया, 3 मतलब एक एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे, उसके अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 1 2 1 2, इसका मतलब 2 हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी 3 बार है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 3 एरे हो गया, 2 रो हो गया और उसके अंदर 3 कॉलम हो गया। तो ये होता है एरे, ये होता है रो, ये होता है कॉलम। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो आंसर आया, अब आप समझ पा रहे होंगे क्या आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन।
इस तरीके से आपका जो देखिए, तो इस तरीके से क्या हुआ, 3 रो 3 एरे 2 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है, इस तरीके से ये परफॉर्म हो रहा है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, इसको सेव कर। अगला आता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या हुआ, ये कह रहा है पहले रो का 0 ऑफ 1, 0 ऑफ 1 का मतलब ये रो है, एरे वो है, ये रो है और ये कॉलम है, हमने बोला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरे मतलब ये एरे एरे 0 से 1 यानी 0 वाले रो में जाना है। 0 वाला रो कौन है, ये वाला रो है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। क्या हो रहा है, तो ये जो पहला है 0 है, ये दूसरा 1 है, ठीक है, और ये 2 है। तो 0 ऑफ 1 यानी लास्ट वाला नहीं चलेगा, तो 0 से 1 यानी 0 वाले इंडेक्स में जाना है, 0 इंडेक्स। 2 का मतलब है 0 से 2, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में। तो इसमें 0 1 कौन हुआ, ये 1852, ठीक है, 1852। उसमें से कह रहा है 0 1 यानी 0 वाले को लेना है, 1 को छोड़ना है। इसका मतलब स्प्लिटिंग क्या हुई, तो रो के पहले रो के यानी 1852 में से किसको लेना है, 0 ऑफ 1 यानी 0 को लेना है। इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा, 1, और इसका कौन आएगा 5। इसका आंसर आएगा ये, करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ पर नन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप प्रिंट करा के देखिएगा, फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एरे बन रहा है, दूसरा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का एक दूसरा एरे बन रहा है, यहाँ तक, और एक तीसरा एरे यहाँ पर बन रहा है। इस तीसरे एरे में नंबर ऑफ जो रो हैं वो 2 हैं और कॉलम कितने हैं, 3 हैं, अभी हमने बताया। तो 0 से लेके 1 हमें पता है कि लास्ट वाला चलता नहीं है, यानी कम तक जाता है। तो 0 से 1 का मतलब वो 0 0,0 इसका मतलब, तो 0 इंडेक्स कौन है, ये है। कह रहा है 0 से लेके 1 मतलब 0 से लेके 2, इसका मतलब 0 से 1 तक चलेगा। तो 0 1 मतलब इस वाले ब्लॉक में कौन है, 0 1 ये है, 1 8 और 5 2 ये है। तो ये हो गया। अगला में क्या कर रहा है, प्रिंट कराना है वैल्यू को। तो 0 ऑफ 1 0 से 1 तक अगर चले, क्योंकि हम जब नहीं देते तो 0 होता है, 0 ऑफ 1 इसका मतलब 0 1, तो क्या हुआ, वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी केवल। तो 1 एंड 5, इस वाले में क्या 1 और 5, आंसर क्या होगा, ए होगा। इसको आप एक बार रन कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इस कोड को आप करके देखिएगा। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग, यानी स्लाइसिंग बोलते हैं एक्चुअली में। स्लाइसिंग मतलब उसमें से एलिमेंट को निकालना। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। ये सिंपल सा है, एक एरे बना हुआ है, 2 डायमेंशनल एरे है, 1 2 3। अगर मैं पूछूँ कि इसका शेप क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसका शेप क्या होगा, बट मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। 0 1 2 ये एलिमेंट है, इसमें से पूछ रहा है 2 ऑफ 1। 2 ऑफ 1 मतलब 0 1 2, 2 ऑफ 1 का मतलब 2 ये हुआ, और 2 में 0 ये हुए, 1 ये है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला होगा 7, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। इसमें से कह रहा है 2 इंडेक्स में जाओ, तो 2 इंडेक्स ये है। इसमें कह रहा है 0 ऑफ 1 यानी 1 वाले इंडेक्स को निकालो, तो 0 पर ये है, 1 पर ये है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 7। करेक्ट आंसर 7 होगा। चलिए हमारे पास विच एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द डायमेंशन ऑफ एरे ड्यूरिंग क्रिएशन। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि उस एट्रीब्यूट का नाम बताइए जो डायमेंशन क्रिएट करने का काम करता है एरे बनाते समय। तो एंडिम जो है डायमेंशन बताता है, डी टाइप डेटा टाइप बताता है, शेप उसका शेप बताता है, डायमेंशन की कितने रो है कितने कॉलम है। तो बचा कौन, एंडिमिन। एंडिमिन एक ऐसा कीवर्ड है, डेटा टाइप एट्रीब्यूट है एक्चुअली में, जिसका यूज़ हम एरे बनाने के यूज़ करते हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कराना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।